हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए आप लोग देख सकते हो ये 801 एफडी कोड का एक ये पेपर सेट है जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आपका फँसने वाला है। जो भी ये मैं पेपर सेट करा रहा हूँ सबको आप अच्छे से पढ़ते रहो। देखो पूरे यूपी में ना 1 साल में आपके 7 पेपर सेट आते हैं। कितने? 7 आते हैं। ऐसा तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप केवल एक पेपर सेट, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भैया ये पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। केवल एक पढ़ने से नहीं होगा। आपको कम से कम 7 से 10 ऐसा मैं आपको कराऊँगा पेपर, उसको पढ़ना पड़ेगा और पूरा का पूरा उसमें से फँस जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप देखते हो अभी 2025 का आपको बोर्ड एग्जाम होगा 24 फरवरी को, तो इसमें पूरे यूपी में आप देखना 7 पेपर सेट बनेंगे। आपका पेपर सेट कोई और रहेगा, उसके अलावा आपके दोस्त का किसी और कोड का रहेगा, तो आपको कौन सा कोड मिलेगा कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए जितने भी ये मैं पेपर सेट करा रहा हूँ एकदम आसानी से आप करते जाओ, एकदम अच्छे से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है? आप मेहनत करते जाओ, 100% आप एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ कि 80 से 90% मार्क लाओगे। तो चलो ये आप लोग देख सकते हो 8 से 1 एफडी कोड का ये पेपर सेट 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे 15 मिनट का आप जानते हो टाइम मिलेगा, पूर्णांक 70 मार्क का, ठीक है? 20 मार्क का आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, आप जानते हो, खंड अ के अंतर्गत। तो चलो हम लोग सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो 20 मार्क के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करते हैं। और देखो इससे पहले मैंने एक और कोड का पेपर सॉल्व कराया था, उसका लिंक नहीं, आप चैनल पे चले जाना, सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब पे सर्च कर और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, तो वहाँ पे आपको हिंदी की वो पेपर मैंने मतलब जो सॉल्व कराया है पिछला वाला, उसका वीडियो मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख लेना। चलो सबसे पहले अब हम लोग खंड अ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इनका आंसर आपको ओएमआर पे देना होगा, आप सब जानते हो। तो चलो देखते हैं। रस मीमांसा के लेखक है, सब लोग जानते हो भाई, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि तितली कृति की विधा है। देखो तितली की हमें विधा पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा होगा भाई कंकाल, उसके बाद तितली और फिर इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण माना जाता है, ठीक है? यानी पूरा नहीं कर पाए। कौन? जयशंकर प्रसाद। तो कंकाल, तितली, इरावती ये जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। तो कौन सी विधा हो जाएगी? तितली कृति की विधा, तो उपन्यास। क्लियर? कंकाल की विधा पूछ दे तो वो भी उपन्यास, इरावती की विधा पूछ दे तो वो भी उपन्यास, और इसके लेखक का नाम पूछ दे तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है? चलो बाकी जयशंकर प्रसाद देखो नाटकों के लिए काफी फेमस है। स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आप जानते हो कि नाटक इनके काफी मतलब फेमस है, तो आप इनकी सारी की सारी रचनाएं याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आपके गद्य वाले पार्ट में जितने भी लेखक हैं ना, सारे लेखकों का जितनी भी रचनाएं हैं आप लोग याद कर लेना, और पद्य पाठ में जितने भी कवि हैं सबकी रचनाएं याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, थर्ड नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, किसके लेखक हैं? गांधी के देन के, बिल्कुल गांधी के देन के लेखक हैं, ठीक? ये इंद्रजाल ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बाकी ये छोड़ो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक? इधर आ जाता हूँ इस बगल, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड करता हूँ, और अब इस बगल के 3 क्वेश्चन हमने कर लिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की। आप डायरेक्ट याद रखना, ये सारा ऑप्शन आपका गलत होगा, आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप ओएमआर शीट में सी वाला भरोगे। पांचवा प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक है। राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलतराम, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती भाई, धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के एक काफी प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है? चलो प्रश्न संख्या 6 है कि रीतिकालीन कवि है। देखो रीतिकालीन कवि, यहाँ पे पद्माकर मिले तो मैं डायरेक्ट इस पे लगा दूंगा ट्रिक, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है? पद्माकम, मतीराम ये सब रीतिकालीन के काफी मतलब फेमस कवि हैं, इनकी रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? चलो उसके अलावा 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि छत्रसाल दशक के रचयिता। छत्रसाल दशक के रचयिता का नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो छत्रसाल दशक काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है भूषण जी की, और ये भी रीतिकालीन कवि हैं। भूषण हो गए, मतीराम हो गए, पद्माकर हो गए, ठीक है? ये सारे के सारे काफी फेमस कवि हैं, ठीक है? रीतिकालीन के। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 है तारसप्तक के संपादक हैं। भाई तारसप्तक के संपादक जो थे वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, 60 में इनको अज्ञेय बोला जाता है, ठीक है? और
प्रथम सप्तक का संपादन 1943 में हुआ था, आप सब लोग जानते हो। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 है कि सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। तो युगवाणी, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की रचना युगवाणी है, आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, बाकी ये प्रेम वाटिका भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है, रसखान जी की, आप लोग याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 पे। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं सबसे पहले किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। और इसकी विधा पूछ रहा है कि किस विधा पे आधारित रचना है, तो संस्मरण विधा पे आधारित रचना है। सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। तो अब हम लोग के देखो 20 एमसीक्यू में से 10 शुरू के एमसीक्यू आपके हिंदी के गद्य और पद्य के प्रमुख लेखकों, कवियों आदि से संबंधित प्रश्न थे। अब आगे के जो 10 प्रश्न होंगे वो एक तरह से आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे। तो चलो इनको भी कर लेते हैं एक एक कर। अब देखो यहाँ पूछा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव भाई करुणा, शोक, ठीक है। क्या होता है? शोक होता है। तो ये आपका सी वाला डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो ये भाई इतना इंपॉर्टेंट, और ये हर साल एग्जाम में 7 सेट होते हैं, तो किसी ना किसी पेपर सेट में ये रहता ही रहता है कि पीपर पात सरिसमंडोला में अलंकार है। पीपर पात सरिसमंडोला पक्ति में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसके लिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन, चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। सोठा छंद है इसमें, बाकी आप मात्रा गिनकर भी पता लगा सकते हो अगर छंद आप अच्छे से पढ़े हो तो। नहीं पढ़े हो तो आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि अनुचर शब्द में उपसर्ग है। अनुचर जो शब्द है इसमें हमें उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग कौन सा है। देखो एक्चुअली उपसर्ग होता क्या है? जो किसी शब्द के पहले लगा हो, ठीक है, वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्लियर? तो 14 का हमें अनुचर शब्द में उपसर्ग पूछा जाए तो देखो अनु और चर, चर शब्द के आगे अनु लगा है तो अनु यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। चलो प्रश्न संख्या 15 है कि नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा। ओके, नेह हम लोग का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप यानी संस्कृत शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो नेह यानी स्नेह, वो तत्सम रूप स्नेह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये प्यार नहीं होगा, ना नवीन होगा, ना नक्षत्र होगा, वो क्या होगा? स्नेह होगा। ठीक, नेह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप यानी शुद्ध संस्कृत का रूप स्नेह होता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि वेद पुराण में समास है। भाई वेद पुराण बीच में हाइफन लगाए और इसका समास विग्रह करोगे तो समास विग्रह क्या होगा? वेद और पुराण। तो भाई बीच में और या फिर या आ जाए या अथवा आ जाए तो वहां पे आपका द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे माता पिता, हम लोग माता और पिता लिखते हैं ना, तो देखो बीच में हाइफन होता है और इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता, माता और पिता, ये समास विग्रह होगा। तो बीच में देखो ये और आ जाए अथवा फिर या आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आपका द्वंद्व समास हो जाता है समास विग्रह करने पे। तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास संख्या बोधक होता है। बहुब्रीहि समास जानते हो, जैसे जिससे तीसरा एक अर्थ निकले, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, और तत्पुरुष तो ये आप जानते हो, पढ़ ले। देखो आपके एग्जाम में द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष इन्हीं से आपके एग्जाम में आएगा। तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें विशेषण और विशेष्य का लोप होता है, आप जानते हो। तो ये आपके चारों पढ़ लेना, आपके एग्जाम में इन्हीं में से एक पूछा जाएगा और खासकर द्विगु द्वंद्व में से ज्यादातर पूछा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। देखो ये तो आपके एग्जाम में तद और युष्मत दो रूप ही आएंगे आपके एग्जाम में, और इसमें मतलब आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए आपका काम नहीं चलेगा। तो 1 मार्क लेना चाहते हो तो तद का और युष्मत का आप रूप याद कर लेना। बाकी यहाँ पे युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति पूछा गया है, तो पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप वो युष्मत होता है। ये आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, टिक कर आगे बढ़ जाओगे। आगे चलो, आगे हम लोग का वही क्वेश्चन नंबर 18 है कि ये देखो वाच्य से क्वेश्चन है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। भाई भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता नहीं, भाव की प्रधानता होगी, क्रिया की प्रधानता नहीं। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और ऑप्शन में दिया नहीं है, तो डी में ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक, चलो
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। देखो वाक्य जो कोई भी वाक्य हो गया उसके कितने तत्व होते हैं, तो 2 तत्व होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपने पढ़ा होगा, जैसे राम स्कूल जाता है तो हम बनाते हैं ना कि राम गोज टू स्कूल इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये राम हम लोग का, ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया और बाकी ये जो बचा ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। चलो, तो ये आपके वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो 2। इसको हिंदी में हम लोग विधेय और उद्देश्य बोलते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 के बाद प्रश्न संख्या 20 और एमसीक्यू का लास्ट यह प्रश्न है। यह क्या है कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो अविकारी पद को अव्यय पद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है भाई, तो इनकी संख्या 4 है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार का जो अभी आप जानते हो कि ये यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्जाम हुआ था ना, जो काफ़ी फरवरी में पहले पेपर हुआ था, काफ़ी लीक हो गया था, तो एग्जाम रद्द कर दिया गया था और फिर ये अगस्त में आई थिंक कराया गया था। तो अगस्त वाले पेपर सेट में किसी न आई थिंक 23 के कि 24 के फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। क्लियर। देखो आपके जैसे इंग्लिश में है ना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, तो शुरू के जो 4 हो गए वो विकारी हो गए, ठीक है। विकारी उनका हिंदी में नाम हो गया, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये विकारी हो गए। और आगे के जो 4 होते हैं यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब के आगे के अब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जो 4 आगे के हो गए वो अविकारी शब्द हो गए, ठीक है। तो पूछा गया था ये क्वेश्चन यूपीपी में उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। और बहुत सारे ऐसे मतलब ये जो रचनाएं हैं ना इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलकर आप देखो आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे ना तो उसमें भी ये काम आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो मतलब तो यहीं तक ये सीमित है, नहीं आगे भी आपके काम आएगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें पढ़ो ना आप मन से पढ़ो, ठीक है। चलो, तो इधर आ जाते हैं हम लोग 20। देखो एमसीक्यू के बाद यानी खंड अ के बाद अब आप लोग का खंड ब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अब खंड ब स्टार्ट हो जाता है और खंड ब देखो मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, बाकी इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। खंड ब में क्या रहेगा आप जानते हो, वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा और इसमें पहला प्रश्न रहेगा गद्यांश संबंधित, 2 गद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से बीच में अथवा रहेगा, एक आपको करना होगा। ये कर रहे हो तो इससे रिलेटेड ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और ये कर रहे हो तो इससे रिलेटेड ये 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दोनों में से कोई एक करना होगा आपको और 6 मार्क मिलेगा। उसी प्रकार सेकंड प्रश्न में आपके 2 पद्यांश रहेंगे, एक यहाँ है और देखो अथवा कर एक यहाँ पे है, तो दोनों पद्यांश में से कोई एक करना होगा, ठीक। तो एक गद्यांश करना होगा, एक पद्यांश करना होगा और दोनों में अथवा का ऑप्शन भी दिया होगा। उसके बाद थर्ड वाला प्रश्न होगा आपका हिंदी में। आप जानते हो कि पीछे संस्कृत वाला भी पार्ट है, तो संस्कृत का जो गद्यांश है उसमें से 2 गद्यांश दिया रहेगा और किसी एक गद्यांश का आपको क्या करना होगा, संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। उसी प्रकार जो बीच बीच में ये चैप्टर है ना, जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है या प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर है, जो भी हो गया उनके बीच बीच में श्लोक हैं, तो श्लोकों को पद्यांश बोला जाता है। तो 2 यहाँ पे श्लोक दिए रहेंगे, इन्हीं श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसका 5 मार्क मिलेगा। चौथा प्रश्न कुछ इस टाइप का रहेगा। 5वां प्रश्न आपका अपने खंडकाव्य से संबंधित रहेगा, तो हर जिले का अलग अलग खंडकाव्य होता है, यहाँ पे सारे जिलों का खंडकाव्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा रहेगा। बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे रहेगा, लेकिन आपको यहाँ अपने जिले से संबंधित खंडकाव्य का मतलब उत्तर देना है, उसको खोजकर आप उत्तर देना, ठीक। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 में 2 प्रश्न रहेंगे, क और ख। क में लेखकों का जीवन परिचय और ख में कवियों का जीवन परिचय। मैं बताया हूँ कि आप लेखकों के जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और रामधारी सिंह दिनकर का 3 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में 100% फंस जाएगा। और कवियों में मैं हमेशा बताता हूँ कि तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, महादेवी वर्मा जी का, इन 3 का और एक किसी और का 4 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा आराम से, ठीक। चलो, उसके बाद आपका 7वां प्रश्न रहेगा, यहाँ पे अपने पाठ्य पुस्तक से मतलब याद किया हुआ, कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना होगा, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। और देखो इधर हमने 2 श्लोक देखा ना, इधर संदर्भ और हिंदी अनुवाद में, इनको नहीं लिखना होगा, कोई दूसरा लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका 7वां प्रश्न कुछ इस तरह रहेगा। 8वां प्रश्न आपका मतलब जैसे ये संस्कृत वाले पार्ट से ही, हिंदी के आपके संस्कृत वाले पार्ट से यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। जैसे देखो ये प्रश्न दिया गया है, 4 प्रश्न रहेंगे, किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा और उसका 2 मार्क मिलेगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 9 रहेगा आपका निबंध संबंधित, आपको निबंध लिखना होगा दिए गए किसी भी एक टॉपिक पे, जैसे यहाँ कई सारा टॉपिक दिया है, एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा, जिसका 7 मार्क मिलेगा। और अंत में 10वां प्रश्न जो रहेगा आपका, देखो इस प्रश्न को कभी कभी ऊपर यहाँ भी कर देता है, ठीक है, 7वें के बाद इसको 8वां कर देता है, ये 9वां, ये 10वां प्रश्न, तो थोड़ा हेर फेर बदल हो सकता है आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रश्न आपका एक
रहेगा आपका पत्र लेखन संबंधित। 2 टॉपिक दिया रहेगा, 2 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको चूज़ कर पत्र लिखना होगा और जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा, ठीक है? तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि आपका खंड ब में किस प्रकार का प्रश्न आएगा। बाकी इन प्रश्नों को आप देख भी लिए हो, आप सॉल्व करने की खुद से कोशिश करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिटेल में सॉल्व करा दूँगा, जैसे मैंने ये एमसीक्यू कराया है। तो ये आप लोग पेपर सेट अच्छे से पढ़ लेना, जो भी मैं बताया, जो भी एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो आप प्लेलिस्ट से जाकर और जो भी वीडियो है पीछे वाली जो मैंने बनाया है उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है? और अगली वीडियो में तो इसके खंड अ के बाद खंड ब के प्रश्नों को सॉल्व करूँगा ही करूँगा। तो आपके चैनल पे लगातार आपके लिए इस चैनल पे लगातार तैयारी कराई जा रही है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 24 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें पूरा मार्क दिलाने की गारंटी मेरी है। आप बस पढ़ते रहो साथ-साथ मेरे, ठीक है? चलो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।